जब मैंने महल में कदम रखा तो मैंने अपने लिए एक भविष्यवाणी की थी। उस भविष्यवाणी का संकेत बिल्कुल साफ था। मैं बिना कुछ किए, बस चुपचाप पड़े रहकर भी जीत सकती हूँ। बस उसी दिन से मैंने अपनी आलसी और बेपरवाह जिंदगी की शुरुआत कर दी, जहां मेरा काम सिर्फ खाना और सोना था। मैंने चयन प्रक्रिया को टाल दिया और महारानी को आदर सत्कार देने से बचने के लिए बीमार होने का बहाना बना दिया। जब भी राजा मेरा नाम चुनते तो मैं सर्दी जुकाम से लेकर तेज बुखार तक के सारे लक्षणों का नाटक तैयार कर लेती थी। जहां महल की बाकी रानियां और दासियां और राजा का ध्यान खींचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही थीं, वहीं मैं ठंडे महल के पास अपने टूटे फूटे छोटे से आंगन में पड़ी रहती थी और बेफिक्र होकर अपनी जिंदगी सोने में गुजार रही थी। मेरी दासी सुहासिनी मेरी इस दयनीय और सुस्त हालत को देखकर लगभग पागल होने की कगार पर पहुंच जाती थी। मेरी मालकिन, कृपया उठ जाइए। वो रो पड़ती। वो मेरी फीकी पड़ चुकी सफेद रजाई को खींचती। उसका चेहरा दुख और निराशा से भरा होता। कल शाही बगीचे में पड़ोस की नई दासी ने जानबूझकर गिरने का नाटक किया और सीधे राजा का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। राजा ने आज सुबह सबसे पहले उसका पद बढ़ा दिया। उसकी चिंता लगातार बढ़ती जा रही थी और वह बाहर की ओर इशारा करते हुए बोली, अगर आप ऐसे ही यहां सोती रहीं तो इस पुराने कमरे में मशरूम उगने लगेंगे। मैंने करवट बदली और रजाई को खुद पर और कस लिया। मैंने नींद में ही बड़बड़ाते हुए कहा, मशरूम तो अच्छे होते हैं। मशरूम का उगना बहुत बढ़िया है। हम आज रात के खाने में मशरूम और चिकन की सब्जी बना सकते हैं। सुहासिनी ने हताशा में अपने पैर पटके। मेरे इस बेपरवाह चेहरे को देखकर उसने एक गहरी सांस ली। मेरी मालकिन, आपको महल में आए हुए 3 साल हो चुके हैं। आपने आज तक एक बार भी राजा का चेहरा नहीं देखा है। क्या आपको इस महल में अकेले बूढ़े होने और अकेले ही मर जाने का डर नहीं लगता? मैंने अपनी एक आंख आधी खोली। मैंने बहुत गंभीरता से उसकी तरफ देखा और कहा, सुहासिनी, यही तुम गलती कर रही हो। मैंने अपनी उंगलियों पर नफा नुकसान गिनना शुरू कर दिया। उस दासी को देखो, उसने उस नकली गिरने की कला में महारत हासिल करने के लिए आधा महीना योग का अभ्यास किया था। उसकी कमर लगभग टूटने ही वाली थी। और उस दूसरी रानी को देखो, राजा का ध्यान पाने के लिए वह हर रोज वह कड़वा भयानक टॉनिक पीती है। मैंने बिस्तर पर आराम से लेटे हुए खुद की तरफ इशारा किया और गर्व भरे अंदाज में कहा, और जहां तक मेरी बात है, जब तक मैं यहां लेटी रहूंगी मुझे न सिर्फ कोई काम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि मुझे हर महीने अपने 2 चांदी के सिक्के भी पूरे मिलते रहेंगे। मैंने अपनी जिंदगी के फलसफे का सार बताते हुए कहा, क्या तुम जानती हो इसे क्या कहते हैं? इसे पेड वेकेशन कहते हैं, जिंदगी का सबसे बेहतरीन मुकाम। सुहासिनी बिल्कुल अवाक रह गई। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था, इसलिए वह आंगन में जाकर चींटियां गिनने लगी। लेकिन मेरे दिल में मुझे असली वजह अच्छी तरह पता थी। मैंने असल में सुहासिनी को सब कुछ नहीं बताया था। मैं सुर्खियों से सिर्फ इसलिए नहीं बचती थी क्योंकि मैं आलसी थी, बल्कि इसलिए भी बचती थी क्योंकि मेरे परिवार के पास ड्रामेबाज और मक्कार लोगों को पहचानने का एक अनोखा हुनर था। अपने घर के माहौल को याद करके मैं सिहर उठती थी। मेरे 4 लोगों के परिवार में मेरी माँ को छोड़कर बाकी सभी लोग अव्वल दर्जे के ड्रामेबाज और जोड़ तोड़ करने वाले थे। खास तौर पर मेरी छोटी बहन, जो अब इस समय की मुख्य पटरानी बन चुकी है। उसका हुनर का स्तर तो हद से ज्यादा था। मैं अच्छी तरह जानती थी कि मैं किस मिट्टी की बनी हूं और मैंने उस झंझट में पड़ने से साफ इनकार कर दिया था। अगर मैं रानियों के उस साजिश भरे दलदल में कूदती तो या तो मैं उनकी साजिशों के नीचे कुचल दी जाती या फिर मुझे सबके खिलाफ उतरना पड़ता और मैं थकान से ही मर जाती। अपनी भविष्यवाणी पर टिके रहने के लिए मैंने तय किया कि चाहे कुचला जाना हो या थककर मरना, दोनों ही बातें मेरे बिना कुछ किए जीतने वाले भाग्य के बिल्कुल उलट थीं। इसलिए मैंने चुपचाप गुमनाम रहने का फैसला किया। उस रात मुझे कुछ बहुत अच्छा खाने की जबरदस्त तलब लगी। मैंने आंगन के एक कोने में थोड़ी सी आग जलाई। मैंने 2 शकरकंद भूनने के लिए रखे, जो मैं शाही रसोई से मांगकर लाई थी। शकरकंद भुन रहे थे और उनकी खुशबू चारों तरफ फैल गई थी। वे किसी भी शाही दावत के पकवानों से कहीं ज्यादा लजीज लग रहे थे। जैसे ही मैंने उसका जला हुआ सुनहरा छिलका छीला, अचानक दीवार के ऊपर से एक जोरदार धड़ाम की आवाज आई। धड़! मेरे हाथ कांप गए। आग की रोशनी में मैंने काले कपड़ों में एक आदमी को देखा। वह दीवार के नीचे जमीन पर बेसुध पड़ा हुआ था। उसके सीने में एक टूटी हुई तलवार ढंसी हुई थी और उसके शरीर से भारी मात्रा में खून बह रहा था। मैं 3 सेकंड के लिए पूरी तरह सन्न रह गई। मेरी आंखों के सामने अनगिनत कहानियों के दृश्य घूमने लगे। आम कहानियों के हिसाब से इस मोड़ पर मुझे दौड़कर उसकी जान बचानी चाहिए थी और हमारे बीच एक गहरा दर्दनाक प्रेम प्रसंग शुरू हो जाना चाहिए था। लेकिन फिर मैंने अपने हाथ में पकड़े शकरकंद की ओर देखा। मेरा दिमाग बिल्कुल साफ था। मैं कोई आम इंसान नहीं हूं, मैं एक पूरी तरह बेपरवाह और आलसी लड़की हूं। मैंने शकरकंद का एक निवाला लिया और घर की तरफ मुंह करके जोर से चिल्लाई, सुहासिनी, बाहर आओ और किसी को दफनाने में मेरी मदद करो। काले कपड़ों वाला आदमी मेरी इस अनपेक्षित प्रतिक्रिया से पूरी तरह दंग रह गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर ऊपर देखने की कोशिश की और हाँफते हुए कहा, मुझे बचाओ। उसकी आवाज वास्तव में काफी प्रभावशाली थी, लेकिन मेरे लिए वह सिर्फ एक नई मुसीबत जैसी लग रही थी। दुर्भाग्य से वह मुसीबत का खुला बुलावा लग रहा था। मैंने गहरी सांस ली। मैं एक सुरक्षित दूरी बनाकर बैठ गई और बोली, बड़े भाई, ये रानियों का महल है। तुम एक ऐसे आदमी हो जो आधी रात को घायल होकर दीवार फांद कर यहां आया है। मैंने अपने हाथ आगे फैलाते हुए समझदारी से कहा,
अगर मैंने तुम्हें बचाया तो कल मुझे एक हत्यारे के साथ संबंध रखने के आरोप में सजा देकर नदी में डुबो दिया जाएगा। उसकी आखिरी उखड़ती सांसों को देखते हुए मैंने शिकायत जारी रखी। लेकिन अगर मैंने तुम्हें नहीं बचाया तो तुम यहीं मर जाओगे और मुझे तुम्हें यहां से घसीट कर बाहर ले जाने और दफनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या तुम यहां सिर्फ मेरी किस्मत खराब करने आए हो? उसने खून की एक घूंट थूकी। अपने दांत भींचते हुए उसने किसी तरह कहा, मेरे पास चांदी है। मेरी आंखें तुरंत चमक उठीं। मैंने फौरन अपना रुख बदल लिया। सौदा पक्का। उसे घसीटकर लकड़ी के गोदाम में ले जाने के बाद मैंने अपनी गुप्त दवा निकाली। असल में ये पिछली बार मेरे बीमार होने का नाटक करने के बाद बची हुई दर्द निवारक गोलियों का पीसा हुआ पाउडर था। वो लकड़ियों के ढेर के सहारे टिककर बैठ गया। उसने कमजोर आवाज में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने अपने हाथों से पाउडर झाड़ते हुए बड़े ही धर्मपरायण चेहरे के साथ कहा, बस मुझे एक भली मददगार समझ लो। ठीक है, घाव पर दवा लग गई है। वह तीर की नोक बहुत गहराई में ढंसी है। मैं उसे बाहर नहीं निकाल सकती। अगर तुम्हारी उम्र लंबी लिखी होगी तो तुम बच जाओगे, नहीं तो तुम्हारा काम तमाम है। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना हाथ आगे फैलाया और पैसे मांगते हुए कहा, इलाज की फीस देना याद रखना। पूरे 500 चांदी के सिक्के, कोई उधारी नहीं चलेगी। उसके होठों का कोना हल्का सा फड़का। उसने मेरी तरफ एक जेड का पेंडेंट उछाला। ये 500 सिक्कों के बराबर है। मैंने उस जेड पर बनी आकृति को थोड़ी हिकारत से देखा। बेहतरीन क्वालिटी का सफेद जेड है, लेकिन इस पर कीड़ा क्यों तराशा हुआ है? उसने पूरी नफरत और ठंडेपन से मेरी बात को सुधारा। वो एक ड्रैगन है। उस पेंडेंट से राजधानी में 3 बड़ी हवेलियां खरीदी जा सकती हैं। मैंने खुशी खुशी उस जेड को अपनी जेब में छुपा लिया। मैं जाने के लिए मुड़ी। बड़े भाई, आराम से ठीक हो जाओ। अगर भूख लगे तो लकड़ियां चबा लेना, अगर प्यास लगे तो बारिश का पानी पी लेना। बस बाहर आकर लोगों को डराना मत। अगली सुबह सुहासिनी घबराई हुई अंदर दौड़ी आई। मालकिन, बहुत बुरा हुआ। मैंने सुना है कि कल रात राजा पर हमला हुआ था और अब शाही रक्षक हर महल और आंगन में उस हत्यारे को ढूंढ रहे हैं। मेरा निवाला गले में ही अटक गया। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। राजा पर हमला? कल रात वाला वो काले कपड़ों का आदमी? अपनी जेब में रखे उस जेड पेंडेंट को छूते ही मुझे लगा जैसे वे मेरे हाथ को जला रहा हो। उस पर बनी नक्काशी सचमुच एक ड्रैगन तो नहीं थी। मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की और चम्मच नीचे रख दिया। वे कहाँ तलाशी ले रहे हैं? सुहासिनी चक्कर काट रही थी। वे हमारे पुराने महल तक पहुंचने ही वाले हैं। मालकिन, हमारा यह इलाका बहुत दूर है। यहां आमतौर पर कोई नहीं आता। अगर उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया तो? शाही रक्षकों के सेनापति ने आगे बढ़कर आदेश दिया। आगे बढ़ो। मेरा दिल बैठ गया। मैंने अभी कोई योजना सोची भी नहीं थी कि लकड़ी के गोदाम का दरवाजा खुल गया। वो आदमी बाहर निकल आया। उसने एक लंबा सा पुराना चोगा पहन लिया था। उसका चेहरा भले ही पीला था, लेकिन उसका रुतबा बेहद भारी था। उसकी पीठ एकदम सीधी थी। उसके अंदर से निकल रहा दबाव शाही रक्षकों के सेनापति से भी कई गुना ज्यादा था। जैसे ही सेनापति ने उसका चेहरा देखा, वह डर के मारे सीधे घुटनों के बल गिर पड़ा। महाराज विराज! उस आदमी ने एक तीखी नजर डाली और सेनापति की बात काट दी। हास्यास्पद! मैंने कभी नहीं सोचा था कि महल का यह दूर दराज का कोना इतना टूटा फूटा हो सकता है। सेनापति लहसुन कूटने की तरह बार बार अपना सिर जमीन पर पटक रहा था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। ये तुच्छ सेवक आपकी रक्षा करने में देर कर बैठा। कृपया महाराज, मुझे क्षमा करें। मैं इस पूरे उलटफेर को बेहद उलझन भरी नजरों से देख रही थी। क्या चल रहा है यहाँ? क्या इस हत्यारे को सम्मोहन आता है? वो मुड़ा और एक हल्की सी मुस्कान के साथ मेरी ओर देखा। मेरी प्रिय प्रिया, तुमने पूरी रात मेरी देखभाल की। तुमने बहुत मेहनत की है। वह उपाधि सुनकर मुझे लगा जैसे मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा हो। तो बिना कुछ किए जीतने वाली मेरी भविष्यवाणी, क्या उसका यही मतलब था? उस दिन मेरी पोल खुलने के बाद से विराज ऐसा व्यवहार करने लगा मानो उसे कोई नया खिलौना मिल गया हो। मुझे सजा देने के बजाय वह हर दूसरे दिन मेरे टूटे फूटे आंगन में आने लगा। विराज मेरे सामने बैठकर आराम से मेरी मूंगफली छील रहा था। मैंने तुम्हें अपना पेंडेंट पहले ही दे दिया है, फिर भी तुम्हें 500 सिक्के चाहिए? मैंने जमीन पर बिखरे मूंगफली के छिलकों को देखा और अपनी बात रखी। वह तो सिर्फ गिरवी था। क्या आपको समझ आता है कि गिरवी क्या होता है? इसके अलावा आप राजा हैं, स्वर्ग के पुत्र। क्या आपकी जान की कीमत सिर्फ 3 हवेलियों जितनी है? विराज के हाथ रुक गए और उसने अपनी भौहें उठाईं। तो मेरी प्रिय रानी, तुम्हारे हिसाब से मेरी क्या कीमत है? मैंने बिना किसी झिझक के अपना अंगूठा उठाया। आप अनमोल हैं, इसलिए कीमत तो बढ़ानी ही पड़ेगी। विराज एक चालाक लोमड़ी की तरह मुस्कुराया। वह आगे झुका। मेरे पास और पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं खुद मौजूद हूं। कैसा रहेगा अगर मैं हर जाने के तौर पर खुद को ही तुम्हें सौंप दूं? मैं इतनी डर गई कि पीछे हटते हुए हाथ हिलाने लगी। मत कीजिए। मैं आप जैसे महान देवता की सेवा करने का जोखिम नहीं उठा सकती। आपको आगे के महलों वाली उन रानियों को परेशान करना चाहिए जो आपके बच्चों की मां बनने के लिए मरी जा रही हैं। उसने खतरनाक नजरों से अपनी आंखें सिकोड़ी। क्या मेरी रानी मुझे खुद से दूर कर रही है? मैंने तुरंत अपना रुमाल निकाला और नकली आंसू पोंछने का नाटक करते हुए पूरा ड्रामा शुरू कर दिया। मुझे बस अपनी औकात का अंदाजा है। मैं दिखने में बिल्कुल साधारण और कमजोर हूं। मैं आलसी हूं और मुझे सिर्फ खाना पसंद है। मैं आपके तेज दिमाग के काबिल कैसे हो सकती हूं? मैंने अपना चेहरा ढककर विलाप करना जारी रखा। मैं बस एक शांत बेपरवाह जिंदगी जीना चाहती हूं।
मैं महल के खूनी तूफानों में नहीं फंसना चाहती। विराज ने मेरा पर्दाफाश नहीं किया। उसने धीरे से कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। जब मैं अभी अंदर आ रहा था तो मैंने तुम्हारी प्यारी बहन पटरानी शालिनी को लोगों की पूरी भीड़ के साथ इसी तरफ आते देखा। मैं झटके से सीधी बैठ गई। मैं सुहासिनी पर चिल्लाई, सुहासिनी, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? जल्दी करो, मेरे बीमार होने वाले कपड़े लाओ और वह ठंडा पानी लाओ। जल्दी से मेरी आंखों पर थोड़ा पानी लगाओ। 15 मिनट बाद पटरानी शालिनी आक्रामक अंदाज में अंदर दाखिल हुई। उस समय मैं अपनी कुर्सी पर कमजोरी से लेटी हुई थी। मेरा चेहरा कागज की तरह सफेद था, आंखें सूनी थीं और मैं बीच बीच में खांस रही थी। जैसे ही शालिनी ने कदम रखा, कमरे में मक्कारी की बू फैल गई। दीदी, आपको क्या हो गया है? उसने मुझे हिकारत से देखा, लेकिन ऊपर से दया और चिंता का झूठा नाटक करने लगी। मैंने सुना कि आप बीमार हैं दीदी, इसलिए मैं खास तौर पर आपसे मिलने आई हूं। इस आंगन में आपकी सेवा करने वाला कोई क्यों नहीं है? मैं मन ही मन मुस्कुराई। ये सचमुच चालाकी और ड्रामेबाजी की मिसाल थी। मैंने मेज पर रखे ठंडे पानी की तरफ इशारा किया। तुम कितनी दयालु हो बहन, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, बस थोड़ी सी गर्माहट चाहिए। जब तुम यहाँ आ ही गई हो तो क्या तुम मेरे लिए ये पानी थोड़ा गर्म कर दोगी? पटरानी शालिनी एक पल के लिए हक्की बक्की रह गई। उसकी मुख्य दासी तुरंत आगे बढ़ी। कितनी हिम्मत है तुम्हारी? हमारी मालकिन ऊंचे कुल की है, वह इतना छोटा काम कैसे कर सकती है? मैंने तुरंत मौके का फायदा उठाया और मेज से टकराते हुए जमीन पर फिसल गई। खनक। जमीन पर गिरकर मैंने उस ठंडे पानी के असर से 2 बूंद आंसू निकाले। उन्हें दोष मत दो बहन, ये मेरी ही गलती है कि मैं किसी काम की नहीं हूं। मुझे इतनी छोटी सी बात के लिए तुम्हें परेशान करना पड़ा। इससे अच्छा तो यही होता कि मैं मर जाती। मैंने एक खंभे से अपना सिर टकराने का नाटक किया, लेकिन मेरी हरकतें जानबूझकर बहुत धीमी थीं। जाहिर है, मुझे उन्हें प्रतिक्रिया देने का पूरा समय देना था, इससे पहले कि शालिनी कुछ समझ पाती। मैं रोती रही। अब तुम पटरानी हो तो जाहिर है तुम मुझ जैसी बेकार इंसान को नीची नजर से ही देखोगी। मैं बस यहां से चली जाती हूं। तभी अचानक पर्दा एक तरफ हटा। विराज गंभीर चेहरे के साथ बाहर निकल आया। पटरानी शालिनी, तुमने तो अपनी ताकत का बड़ा शानदार प्रदर्शन किया है। शालिनी के तो होश ही उड़ गए। वह उसी जगह घुटनों के बल गिर पड़ी। महाराज, मैं महाराज को प्रणाम करती हूं। विराज ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वह सीधे मेरे पास आया और मुझे अपनी गोद में उठा लिया। मेरी प्रिय प्रिया, फर्श बहुत ठंडा है। उसकी आंखों में छिपी शरारत भरी मुस्कान देखकर मैं मन ही मन चीख रही थी। अरे भाई, तुम बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे हो, थोड़ा कम करो। वे मुड़ा और उसने शालिनी की तरफ ठंडी नजरों से देखा। उसकी आवाज तलवार की धार जैसी थी। मेरी रानी बेहद बीमार है, तुमसे एक कप पानी मांगना क्या राजद्रोह हो गया? शालिनी बुरी तरह कांप रही थी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। महाराज, सच को देखिए, मुझे नहीं पता था कि आप यहां हैं। मैं तो बस। विराज ने कोई भी सफाई सुनने से इनकार कर दिया। बस क्या? क्या तुम्हें लगा कि मेरी रानी कोई आसान निशाना है, या तुम्हें लगता है कि यह पूरा महल तुम्हारे परिवार की जागीर है? शालिनी ने अपना सिर जमीन पर इतनी जोर से पटका कि खून निकल आया। मेरी ऐसी हिम्मत कभी नहीं हो सकती, मुझ पर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। विराज ने हाथ हिलाकर ठंडा आदेश दिया। बहुत हुआ। जब तुम्हें लोगों की सेवा करने का इतना ही शौक है तो जाओ और शाही रसोई में काम करो। जब तुम पानी ठीक से उबालना सीख जाओगी तभी वापस आना। शालिनी के बेहोश होने और वहां से घसीट कर ले जाए जाने के बाद विराज ने मुझे वापस कुर्सी पर पटक दिया। हाँ तो बताओ, इस नाटक के लिए मेरा साथ कैसा लगा? मैंने अपने चेहरे से सफेद पाउडर पोंछा और अपनी आंखें घुमाई। हूँ महाराज, आप मुझे आग में धकेल रहे हैं। उस पटरानी के पिता राज्य के मुख्यमंत्री हैं। उसने ठंडे पानी की एक घूंट ली और बेपरवाह अंदाज में कहा, जब तक मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं, अगर तुम आसमान में भी छेद कर दोगी तो मैं उसे भी ठीक कर दूंगा। मैंने उसे शक भरी नजरों से देखा। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था। महाराज, आप मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं? कहीं आपकी नजर मेरे पैसों पर तो नहीं है? विराज के मुंह से पानी का फव्वारा छूट पड़ा। अचानक वह मेरी तरफ लपका। उसके हाथों ने आराम कुर्सी के दोनों सिरों को पकड़ लिया और मुझे अपने बीच घेर लिया। उसका खूबसूरत चेहरा मेरे चेहरे से बस कुछ इंच की दूरी पर था। उसकी आवाज गहरी और सम्मोहक थी। प्रिया, क्या तुम सच में इतनी नासमझ हो या बस अनजान बनने का नाटक कर रही हो? मेरी दिलचस्पी तो सिर्फ तुम में है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं बस एक सूखी हंसी ही हंस सकी। आहा, महाराज, चलिए आराम से बात करते हैं। क्या आप पहले थोड़ा पीछे हटेंगे? मुझे बंद जगहों से डर लगता है। वो एक मन छले की तरह पेश आने लगा और 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। बिल्कुल नहीं। तुमने खुद के लिए जो भविष्यवाणी की थी, क्या उसमें यह नहीं लिखा था कि तुम बस लेटे लेटे ही जीत जाओगी? मैं तुम्हें अभी इसी वक्त जिता रहा हूं। मैंने उलझन में उसकी तरफ देखा। आपका क्या मतलब है? उसके होठों पर एक मुस्कान फैल गई। उसकी उंगलियां मेरे बालों से खेलने लगीं। आज से तुम्हारी यह आलसी जिंदगी पूरी तरह पलटने वाली है। मैं तुम्हें अपनी मुख्य महारानी बनाने जा रहा हूं। मैं अपनी कमजोर हालत से झटके में उठकर बैठ गई। मैंने उसे धक्का दिया। मैं ये नहीं कर सकती। महारानी का काम करते करते तो मैं थकान से ही मर जाऊंगी। मैं साफ इनकार करती हूँ। मुझे ये तरक्की वापस करनी है। उसने अपना कॉलर ठीक किया। शाही फरमान को ठुकराने का मतलब है पूरी संपत्ति जब्त होना। मैंने सुना है कि तुम्हारे छोटे से गुप्त ठिकाने में बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है। मैं तुरंत पत्थर की तरह जम गई। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था।
ये बिना कुछ किए जीतना कहां से हुआ? ये तो साफ तौर पर बलि का बकरा बनना था। विराज दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने पीछे मुड़कर मुझे आंख मारी। हाँ, एक बात और, महारानी को आज रात राजा के कक्ष में सेवा देनी होती है। खुद को तैयार करो और मेरा इंतजार करो, मेरी रानी। उस रात सुहासिनी अचानक अंदर दौड़ी आई। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। मालकिन, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। उसने मुझे एक मुड़ा तुड़ा कागज का टुकड़ा थमाया। किसी ने तीर से इस खंभे पर यह संदेश मारा है। ये आपके लिए है। मोमबत्ती की रोशनी में मैंने उस पर लिखे शब्द पढ़े। अगर तुम नहीं चाहती कि उस रात शकरकंद में मिलाए गए जहर के बारे में राजा को पता चले, तो आज आधी रात को ठंडे महल के सूखे कुएं के पास मुझसे मिलो। मेरे हाथ कांप गए। कागज जमीन पर गिर पड़ा। मेरे अंदर घबराहट की एक लहर दौड़ गई। उस रात शकरकंद में मैंने सचमुच अच्छी नींद आने वाली कुछ दवा मिलाई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि जो विराज उस रात बेहोश नहीं हुआ, वो कोई नकली इंसान था? और बाहर से आती आवाजें मुझे मौत के बुलावे जैसी लग रही थीं। शुभ घड़ी आ चुकी है। महारानी साहिबा, कृपया स्नान करके वस्त्र बदल लें। मैंने एक गहरी सांस ली और फैसला कर लिया। सुहासिनी, अगर मैं आधे घंटे में वापस ना आऊं तो अध्ययन कक्ष के दरवाजे पर जाकर फांसी लगा लेना, और तब तक जोर जोर से रोना जब तक कि पिछले राजा अपनी कब्र से बाहर ना आ जाए। सुहासिनी ने रोती हुई आंखों से मुझे पकड़ लिया। मालकिन, क्या आप भागने की योजना बना रही हैं? मुझे भी अपने साथ ले चलिए। मेरे पास आईब्रो बनाने वाला एक छोटा सा ब्लेड था। मेरी नजरें पक्की थीं। नहीं, मैं इस मुलाकात के लिए अकेले जा रही हूं। मैं चुपके से ठंडे महल के सूखे कुएं के पास पहुंच गई। मैंने देखा कि वहां एक रहस्यमयी काली परछाई खड़ी थी। मैं एक सुरक्षित दूरी पर रुक गई। मैंने ब्लेड को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, हे वीर पुरुष, आधी रात को मुझसे मिलने का क्या मकसद है? अगर पैसों के लिए है तो मेरी संपत्ति अभी अभी जब्त हो चुकी है। अगर मेरी खूबसूरती के लिए है तो आगे जाकर बाएं मुड़ जाइए, वहां सुंदरियों का महल है। वो परछाई धीरे से मुड़ी और उसके चेहरे पर सुअर के सिर वाला एक मुखौटा नजर आया। एक सुअर का मुखौटा। सारा डरावना माहौल एक पल में चकनाचूर हो गया। उस मुखौटे वाले आदमी ने ठंडी आवाज में फुंकारते हुए सीधे मुद्दे की बात की, चलो बात करते हैं। इसका तोड़ यानी असली दवा मुझे सौंप दो। मैं हैरान रह गई और मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या तुम उस चीज की बात कर रहे हो जो शकरकंद में थी? उसने अपने दांत भींच लिए। वह साफ तौर पर गुस्से में था। मेरे मालिक ने तुम्हारा शकरकंद खाया और उसके बाद पूरे 12 घंटे तक सोते रहे। अगर उनके पास जबरदस्त आंतरिक ऊर्जा न होती तो मुझे डर है कि उनका क्या हाल होता। मेरे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। तो विराज उस रात बस अपनी हिम्मत का झूठा दिखावा कर रहा था। उसकी वह ताजा और फुर्तीली हालत पूरी तरह एक नाटक थी। कोई ताज्जुब नहीं कि वह पिछले 2 दिनों से मुझे परेशान करने नहीं आया था। मैं तुरंत अपने पुराने ड्रामेबाज रूप में आ गई। मैंने अपने मुंह पर हाथ रखकर चौंकने का नाटक किया। अरे बाप रे, ऐसा कैसे हो सकता है? वह तो सिर्फ मेरे खानदान का पुराना शक्तिवर्धक पाउडर था। क्या ऐसा हो सकता है? मैंने दोबारा चौंकते हुए उस मुखौटे वाली की तरफ इशारा किया। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे महाराज अंदर से कमजोर हैं? मुखौटे वाला आदमी सन्न रह गया। फिर वह दहाड़ा, बकवास, मालिक शेर और ड्रैगन जैसे ताकतवर हैं, वह कमजोर कैसे हो सकते हैं? ये जरूर तुम्हारा ही जहर है। मैंने अपने आंसू पोंछते हुए दुखी चेहरा बनाया। वीर पुरुष, तुमने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है। अगर मैं सचमुच उन्हें जहर देना चाहती तो सीधे संख्या का इस्तेमाल करती। मुझे तो बस महाराज पर दया आ गई थी, क्योंकि उनकी आंखों के नीचे काले घेरे बहुत गहरे थे। इसलिए मैंने सोने के लिए थोड़ी सी दवा मिला दी थी। मुखौटे वाला आदमी थोड़ा झिझका। क्या वह सच में सिर्फ नींद की दवा थी? मैंने छाती ठोककर भरोसा दिलाया, अगर तुम्हें यकीन न हो तो मुझे आज रात उनके शयन कक्ष में जाने दो। मैं खुद उनकी हालत देख लूंगी। उसने मेरी तरफ एक छोटी सी शीशी फेंकी। ये आंतें निचोड़ देने वाली जहरीली गोली है, इसे खाओ। अगर मालिक ठीक रहे तो मैं तुम्हें इसका तोड़ दे दूंगा। बिना एक पल भी सोचे मैंने ढक्कन खोला और गोली सीधे अपने मुंह में उड़ेल ली। मुखौटे वाला आदमी दंग रह गया। तुम्हें तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? उस गोली को चबाते हुए, जिसका स्वाद बिल्कुल चॉकलेट जैसा था, मैंने पूरी गंभीरता से कहा, महाराज के लिए जान देने में कैसा डर? अगर मुझे एक भटकती आत्मा भी बनना पड़े तो भी मैं तैयार हूं। असल में मैं मन ही मन सोच रही थी, अरे भाई, इस गोली पर तो बाजार का असली होलोग्राम लगा हुआ है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अंधी हूं? वह मुखौटे वाला पूरी तरह हिल गया। वो एक पल में गायब हो गया। अपनी बात याद रखना। मैंने राहत की एक लंबी सांस छोड़ी और अपनी छाती थपथपाई। बाल बाल बची। एक और बेवकूफ को उल्लू बना दिया। मैं तेजी से शाही मुख्य कक्ष की ओर भागी। विराज बिस्तर पर लेटे हुए किताब पढ़ने का नाटक कर रहा था। मेरी प्रिय रानी, तुमने मुझे बहुत इंतजार करवाया। मैंने एक औपचारिक प्रणाम किया और तुरंत एक बहाना बना दिया। मैं बस शौच के लिए गई थी। मेरा पेट थोड़ा खराब हो गया था। महाराज, कृपया मुझे क्षमा करें। उसने अपने बगल की जगह पर हाथ थपथपाया। यहां आओ। मैं घिसटती हुई बिस्तर के किनारे तक गई। धड़ाम, मैं सीधे घुटनों के बल गिर पड़ी। अपनी आवाज में आंसू भरकर मैंने कहा, मां, मैं गुनहगार हूं। विराज ने अपनी भौहें उठाई और किताब नीचे रख दी। ओह, मेरी रानी ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? मैंने अपनी नजरें उठाकर बेहद गंभीर चेहरे के साथ कहा, मुझे एक गुप्त बीमारी है। मुझे राजा को देखकर बेहोश होने का दौरा पड़ता है। जैसे ही मैं साक्षात स्वर्ग के पुत्र यानी आपके करीब आती हूं,
मेरे शरीर में झटके लगने लगते हैं। आपकी शांति में खलल न पड़े, इसलिए मैं आपसे भीख मांगती हूँ कि मुझे वापस उस ठंडे महल में भेज दीजिए। विराज हंस पड़ा। वह चलकर मेरे पास आया और नीचे झुककर देखने लगा। राजा को देखकर बेहोश होने की बीमारी? तो फिर कुछ दिन पहले उस टूटे फूटे आंगन में तुम बेहोश क्यों नहीं हुई? बल्कि तुमने तो मुझसे पूरा हिसाब किताब चुकता करने की कोशिश की थी। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने हिम्मत जुटाई और मनगढ़ंत सफाई दी। वो तो बस अंत समय से पहले आने वाली आखिरी ताकत का एक झटका था। उसने मेरी ठोड़ी को धीरे से पकड़ा। उसकी आंखें बेहद गहरी थीं। तुम्हारे इस मुंह से निकलने वाली क्या एक भी बात सच होती है? उसकी तीखी नजरों के सामने मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी। अरे वाह महाराज, आप कितने सुंदर हैं। उसके कानों के सिरे हल्के से लाल हो गए। उसने इसे छुपाने के लिए हल्की सी खांसी की। चूंकि तुम मेरी सेवा नहीं करना चाहती, तो मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा। मैं मन ही मन खुशी से झूम उठी। जैसे ही मैं उसे धन्यवाद देने वाली थी, उसने एक और शर्त जोड़ दी। लेकिन यह हसीन रात बहुत छोटी है। मेरी रानी, क्यों ना तुम मुझे कोई चुटकुला सुनाओ। अगर तुमने मुझे हंसाया नहीं, तो मैं तुम पर राजा के अपमान का मुकदमा चलाऊंगा। मैं मन ही मन उसे गालियां दे रही थी, लेकिन चेहरे पर जबरन मुस्कान लाते हुए बोली, एक बार की बात है, एक सिपाही था और बस, उसके नीचे कुछ नहीं था। विराज का चेहरा बिल्कुल सपाट रहा। कमरे की हवा जैसे जम गई। सत्यानाश, चुटकुला पूरी तरह फ्लॉप हो गया। राजा के सामने ऐसा मजाक करना तो सीधे मौत के मुंह में कूदने जैसा था। मैंने अपना ठंडा पसीना पूंछा और फौरन बात बदली। महाराज, क्या आप जानते हैं कि केकड़े हमेशा तिरछे क्यों चलते हैं? उसने बेपरवाह अंदाज में हुंकारा भरा। मैंने अपने लहजे को मजाकिया बनाने की पूरी कोशिश की, क्योंकि वे केकड़ों का महानायक है और एक महान नायक हमेशा तिरछी नजर से दुनिया को देखता हुआ चलता है। एक बार फिर दम घोंटने वाला सन्नाटा छा गया। मुझे लगा कि अब मेरा खेल खत्म है, लेकिन तभी विराज के कंधे अचानक हिलने लगे। उसके हलक से एक दबी हुई हंसी निकली। वह खड़ा हुआ, अंगड़ाई ली और उसका मूड काफी अच्छा लग रहा था। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मैं तुम्हें जाने देता हूँ। आज रात मैं बिस्तर पर सोऊंगा और तुम नीचे पायदान पर सोओगी। मैं अपनी चादर समेटकर तुरंत जमीन पर पायदान पर लुढ़क गई। ये बहुत बड़ी राहत थी। धन्यवाद महाराज। भले ही फर्श थोड़ा सख्त था, लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए ये बिल्कुल सही था। आधी रात को बिस्तर से अचानक विराज की नींद में बड़बड़ाने की आवाज आई। 500 सिक्के नहीं दे सकता, बहुत महंगे हैं। मैंने चेहरे पर झुंझलाहट ली बिस्तर की तरफ देखा। ये आदमी तो सपनों में भी अपना कर्ज चुकाने से बच रहा था। अगली सुबह सुहासिनी खुशी से झूमती हुई अंदर दौड़ी। मालकिन, पूरे महल में चर्चा है कि महाराज ने कल रात 3 बार पानी मंगवाया था। अब आप पूरे महल में सबसे पसंदीदा रानी बन चुकी हैं। मेरे मुंह से तो खून का घूंट ही छूटने वाला था। 3 बार? वह तो इसलिए क्योंकि विराज को आधी रात को प्यास लगी थी और उसने मुझसे 3 बार पानी भरवाया था। अफवाहें भी कैसे फैलती हैं। इसके तुरंत बाद राजमाता ने मुझे अपने महल में बुलावा भेजा। ये साफ तौर पर एक जाल था। वह उस शालिनी की सगी मौसी थीं, इसलिए यहां से कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला था। राजमाता के महल के अंदर पहुंचते ही उन्होंने अपनी पलकें तक नहीं उठाई। घुटनों पर बैठो। बिना एक शब्द कहे मैं तुरंत नीचे गिर गई। मेरी हरकतें मक्खन जैसी तेज थीं। मैंने सुना है कि तुमने कल रात राजा को इतना थका दिया कि वह दरबार के लिए देर से पहुंचे। तुम्हारे परिवार ने तुम जैसी जंगली लड़की को कैसे पाला? मेरी आंखें तुरंत लाल हो गईं और मैंने अपना नाटक शुरू कर दिया। ये सब मेरी ही गलती है। मेरा शरीर कमजोर है और महाराज को मेरी देखभाल करने के लिए अपना ध्यान भटकाना पड़ा। मैंने सिसकते हुए उल्टा ताना मारा। कल रात महाराज ने खुद मुझे कंबल ओढ़ाने की जिद की थी। मैं सचमुच मौत के लायक हूं। शालिनी का चेहरा गुस्से से हरा पड़ता देख राजमाता ने आखिरकार अपना ढोंग छोड़ दिया। जब तुम इतनी कमजोर हो तो थोड़ी कसरत करो। यहां बैठकर पवित्र ग्रंथ की 100 बार नकल करो। जब तक काम खत्म ना हो कोई खाना नहीं मिलेगा। इससे पहले कि मैं विरोध कर पाती, विराज लंबे डग भरता हुआ अंदर आ गया। प्रणाम माताजी। उसने मुझे सीधे ऊपर खींच लिया और चिंता जताते हुए कहा, जमीन बहुत ठंडी है, मेरी रानी की तबीयत ठीक नहीं है, वो इतनी देर तक कैसे बैठ सकती है? राजमाता का चेहरा काला पड़ गया। क्या राजा एक मामूली औरत की खातिर मेरा हुक्म टालेगा? विराज मेरे आगे आकर डट गया। उसने बड़े अधिकार से कहा, माताजी, आप बात को बढ़ा रही हैं। ग्रंथों की नकल करना कितना भारी काम है। आने वाली महारानी से ऐसा काम कैसे कराया जा सकता है? अगर इसके हाथ थक गए तो मेरी सेवा कौन करेगा? मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। ये बहाना सचमुच गजब का था। राजमाता गुस्से में अपनी प्रार्थना की माला लगभग तोड़ने ही वाली थीं। महारानी, ये लड़की मामूली खानदान की है, ये पूरे देश की महारानी कैसे बन सकती है? विराज की नजरें बिल्कुल अडिग थीं। खानदान मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि मैं इसे पसंद करता हूं। इसके अलावा इसके मेरे पास होने से मेरी सालों की अनिद्रा की बीमारी ठीक हो गई है। उसी पल सुअर के मुखौटे वाले उस गुप्त रक्षक ने विराज के कान में झुककर कुछ फुसफुसाया। माताजी, मुझे राज्य के कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। मैं अपनी प्रिय रानी को अपने साथ ले जा रहा हूं। राजमाता के महल से बाहर निकलते ही मैंने राहत की सांस ली। अगर मुझे ग्रंथों की 100 बार नकल करनी पड़ती तो मेरे हाथ ही बेकार हो जाते।
तभी विराज के कदम रुक गए। उसका चेहरा बेहद गंभीर हो गया। इतनी जल्दी खुश मत हो। गुप्त रक्षकों ने अभी खबर दी है कि ठंडे महल वाले तुम्हारे कमरे को जलाकर राख कर दिया गया है। डर के मारे मेरा रंग उड़ गया और मैं उछल पड़ी। क्या? मेरी सारी गुप्त बचत उसी बिस्तर के नीचे दबी हुई थी? उसने मेरे सिर पर हल्की सी चपत लगाई और निराशा से मेरी तरफ देखा। मुद्दे की बात यह है कि अगर तुम कल रात मुख्य कक्ष में न होती तो अब तक तुम खुद जलकर राख बन चुकी होती। मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। ये तो बहुत ज्यादा बेरहमी थी। ये किसने किया? विराज ने दूर देखते हुए केवल 2 शब्द कहे, राजा साहब, राज संरक्षक चाचा। मैंने उलझन में पूछा, वो मुझे क्यों मारना चाहते हैं? मैं तो उनके रास्ते में भी नहीं आई। विराज ने बहुत गंभीरता से मेरी तरफ देखा। क्योंकि तुम मेरी इकलौती कमजोरी हो। कम से कम बाहर वालों को तो यही लगता है। मैंने कमजोरी से अपना हाथ उठाया। तो क्या मैं इस पद से इस्तीफा दे सकती हूं? मुझे अब पैसे भी नहीं चाहिए। उसने मेरी कमर पकड़ ली और एक शिकारी भेड़िए की तरह मुस्कुराया। अब बहुत देर हो चुकी है। तुम इस लुटेरों के जहाज पर सवार हो चुकी हो। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, यहां से उतरने की सोचना भी मत। उसने मेरे कान में एक लालच भरा फुसफुसाहट किया। जब तक तुम उस राज संरक्षक चाचा को गिराने में मेरी मदद करोगी, मैं तुम्हें पूरे शाही खजाने की चाबियां संभालने के लिए दे दूंगा। मुझे लगा जैसे मेरे कानों में सोने के सिक्कों की खनक गूंज गई हो। मेरे अंदर तुरंत नई जान आ गई। लेकिन एक बात साफ रहे, इसके लिए आपको अलग से अतिरिक्त पैसे देने होंगे। शाही मुख्य कक्ष में जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि विराज तो काम का भूखा था। वह सिर्फ खुद ही मेहनत नहीं करता था, बल्कि मुझसे भी मजदूरी करवाना चाहता था। उसने मेज पर रखी एक मोटी किताब की ओर इशारा किया। मेरी प्रिय रानी, मेरे लिए यह शासन नीति की किताब पढ़ो। मैं मखमली सोफे पर पैर फैलाकर लेटी अंगूर खा रही थी। महाराज, मैं तो अनपढ़ हूं। विराज ने हल्की सी मुस्कान के साथ मुझे देखा। ओह, मंत्री की बेटी अनपढ़ है? तो फिर उस रात तुमने जो कर्ज की पर्ची लिखी थी, उसका क्या? मैंने पागलों की तरह बहाने बनाने की कोशिश की। वह तो बस आड़ी तिरछी लकीरें थीं। मुझे शब्दों से एलर्जी है। शब्द देखते ही मुझे चक्कर आने लगते हैं। उसने एक सुनहरी चाबी निकाली और उसे खनखनाया। चूंकि तुम इतनी बीमार हो तो मैं अपने निजी खजाने की ये चाबी वापस ले लेता हूं। मैं तो चाहता था कि तुम मेरे खजाने की गिनती करने में मदद करो। मैं तुरंत चीते की तरह उस पर झपटी और चाबी छीन ली। ठीक है, महाराज की मदद करने के लिए थोड़ी सी बीमारी क्या चीज है? जैसे ही मेरी आंखों में लालच की चमक आई, परछाइयों से वह गुप्त रक्षक बाहर निकला। महारानी साहिबा, राजा साहब, चाचा ने न्योता भेजा है। न्योता फूलों की प्रदर्शनी की दावत का था। मैं इतनी डर गई कि चाबी लगभग हाथ से छूट ही गई। फूलों की प्रदर्शनी? कड़ाके की इस ठंड में कौन से फूल खिलते हैं? उस रक्षक ने ठंडे स्वर में कहा। चाचा जी ने आदमखोर पौधों और फूलों का एक तालाब पाल रखा है। विराज की आंखें भी ठंडी पड़ गईं। लगता है चाचा जी से अब और सब्र नहीं हो रहा। मेरी रानी, क्या तुम मेरे साथ वहां चलने की हिम्मत करोगी? मैंने पागलों की तरह सिर हिलाया। मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है। मैं चूहे जितनी डरपोक हूं। मैं आदमखोर फूलों को देखने का खौफ बर्दाश्त नहीं कर सकती। विराज ने मुझे कॉलर से पकड़ा और घसीटते हुए बाहर ले गया। तुम्हें चलना ही होगा, भले ही तुम्हारा मन न हो। तुम मेरी कमजोरी हो। अगर तुम नहीं जाओगी तो चाचा जी अपनी चाल कैसे चलेंगे? मैं रोना चाहती थी लेकिन आंसू ही नहीं निकल रहे थे। जबरदस्ती काम पर ले जाया जाना, ये कमजोरी बनना नहीं था, ये तो सीधे इंसानी ढाल बनना था। राज संरक्षक चाचा की हवेली नरक के किसी महल जैसी सुनसान और खौफनाक लग रही थी। जैसे ही मैंने मुख्य कक्ष में कदम रखा, मुझे एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। चाचा जयदेव अपनी मुख्य गद्दी पर बैठे हुए थे। उनके हाथ में लोहे की भारी गोलियां थीं, जिन्हें वे घुमा रहे थे। वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। मैं जयदेव महाराज को प्रणाम करता हूं। विराज ने ऐसी मीठी मुस्कान दी मानो उसने इस अपमान पर ध्यान ही न दिया हो। मैंने सुना कि आपकी हवेली के फूल खिल चुके हैं, इसलिए मैं खास तौर पर अपनी प्रिय रानी को उन्हें दिखाने लाया हूं। जयदेव ने मुझे ऊपर से नीचे तक ठंडी नजरों से देखा। उनकी आंखों में साफ मजाक उड़ने का भाव था। तो ये है वो लड़की? देखने में तो कुछ खास नहीं लगती। मैंने अपना गुस्सा दबाया। मैं विराज की बाहों में सिमट गई और थरथराते हुए बोली, महाराज, ये चाचा जी कितने डरावने हैं। विराज ने हमारी योजना के मुताबिक मेरी पीठ थपथपाई। डरो मत, चाचा जी बस अपनी उम्र से थोड़े ज्यादा बड़े दिखते हैं। वे बुरे इंसान नहीं हैं। जयदेव ने हाथ में पकड़ी लोहे की गोली को गुस्से में कसकर भींच लिया। उन्होंने एक नकली मुस्कान दी। बैठिए, मैंने आप दोनों के लिए एक शानदार दावत तैयार की है। मेज पर सजे अजीबोगरीब जानवरों के गोश्त को देखकर मैं सोच में पड़ गई। क्या ये कोई जाल था या फिर जंगली जानवरों की दावत? जयदेव ने कुटिलता से पूछा, क्या बात है महारानी साहिबा, क्या ये खाना आपकी पसंद का नहीं है? मैंने एकदम मासूम चेहरा बनाकर कहा, चाचा जी, मैं एक बेहद सादा इंसान हूं। मुझसे जानवरों की हत्या देखी नहीं जाती। क्या आपकी हवेली में भुने हुए शकरकंद मिल सकते हैं? पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। जयदेव ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई पागल हूं। शकरकंद? मैंने बड़ी उम्मीद के साथ जोर जोर से सिर हिलाया। हाँ, गरम गरम भुने हुए शकरकंद, वही जिनमें से मीठा रस टपकता हो। उसने अपने दांत पीसते हुए नौकरों से कहा, कोई जाकर महारानी के लिए शकरकंद भूनकर लाओ, वही जिनमें से रस टपकता हो। जब मैं शकरकंद खा रही थी तभी जयदेव का असली जाल सामने आया। एक हुस्न का फंदा। सुचि नाम की एक खूबसूरत नर्तकी ने अपना नाच पूरा किया और विराज की तरफ गहरी मोहब्बत भरी नजरों से देखा।
जयदेव ने गर्व से परिचय कराया। ये मेरी बेटी है। ये बहुत समय से महाराज की वीरता की कायल है। मुझे उम्मीद है कि महाराज इसे अपने हरम में शामिल करने के लिए तैयार होंगे। इससे पहले कि विराज कुछ बोल पाता, मैंने उस लड़की सुचि का हाथ पकड़ लिया। मेरी आंखों में आंसू छलक आए। बहन, तुम इस शाही महल में कभी मत जाना। सुचि भौंचक्की रह गई। क्यों? मैंने दिल टूटने की पूरी एक्टिंग करते हुए विराज के शाही चोगे की तरफ इशारा किया। बहन, एक बात है जो तुम नहीं जानती, हमारे महाराज बहुत ज्यादा गरीब हैं। सबके उड़े हुए होश देखकर मैंने अपना ड्रामा जारी रखा। वे पिछले 3 साल से यही एक शाही चोगा पहन रहे हैं। वे अच्छा खाना तक नहीं जुटा पाते। मुझे हर रोज सिर्फ शकरकंद खाकर गुजारा करना पड़ता है। अगर तुम महल में आ गई तो क्या तुम्हें सिर्फ हवा खाकर जिंदा रहना पड़ेगा? सुचि ने मेरे हाथ में पकड़े शकरकंद को देखा और उसकी हिम्मत डोलने लगी। मैंने उसके कान के पास झुककर आखिरी वार किया। इसके अलावा महाराज न केवल बेहद गरीब हैं, बल्कि वे अंदर से भी पूरी तरह नामर्द हैं। विराज के मुंह से शराब का पूरा फव्वारा सीधे जयदेव के चेहरे पर छूट पड़ा। जयदेव ने अपना चेहरा पोंछा और गुस्से में मेज पर जोर से हाथ मारा। तुम बिल्कुल बकवास कर रही हो। मैं तुरंत विराज के पीछे छुप गई और अपना सिर बाहर निकालकर बोली, मैं तो सिर्फ कड़वा सच बता रही हूं, और सच हमेशा कड़वा ही होता है। विराज ने मेज के नीचे मेरा पैर जोर से दबाया, लेकिन चेहरे पर बेबसी का नाटक करते हुए बोला, मेरी रानी बस मुंह फट है। चाचा जी कृपया इसे माफ कर दें। चूंकि सुचि को गरीबी और तंगी से डर लगता है तो इस रिश्ते की बात यहीं छोड़ देते हैं। सुचि ने खरगोश से भी तेज रफ्तार से वहां से भागते हुए कहा। सुचि आज्ञा चाहती है। दावत के बीच में मैंने शौच का बहाना बनाकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा, लेकिन नतीजतन मैं बगीचे में रास्ता भटक गई और अचानक एक काली परछाई ने मुझे खींचकर एक गुफा जैसी जगह में धकेल दिया। मैंने गौर से देखा तो वे खुद जयदेव थे। उन्होंने मेरी गर्दन पर खंजर टिका दिया। प्रिया, तुम असल में कौन हो? क्या दुश्मनों की भेजी हुई कोई जासूस हो? मैंने पूरी सच्चाई भरा चेहरा बनाकर कहा, मैं तो बस प्रिया हूं, आने वाली आलसी महारानी। उन्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ। उनकी आंखें खूंखार थीं। तुम्हारा वो बदतमीज अंदाज किसी आम लड़की का तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अपनी कीमत बताओ। उस छोटे राजा ने तुम्हें कितना दिया है? मैं तुम्हें उससे 2 गुना दूंगा। मेरी आंखें एक पल के लिए चमकी, लेकिन तभी मुझे उस खजाने की चाबी का ख्याल आ गया। अगर मैंने पाला बदला तो मुझे दिन रात गद्दों की तरह काम करना पड़ेगा। मैंने अफसोस जताते हुए इनकार कर दिया। चाचा जी, मैं ये नहीं कर सकती। राजा ने मुझे हंसी का जहर खिला रखा है। अगर मैंने उनके साथ गद्दारी की तो मैं हंसते हंसते ही मर जाऊंगी। जयदेव ने मुझे ऐसे देखा मानो मैं कोई मंदबुद्धि हूं। दफा हो जाओ यहां से। मैं तुरंत वहां से खिसक ली। पीछे से उनकी धमकी गूंजी, चूंकि तुम मेरे काम नहीं आ सकती तो आज की रात तुम दोनों की जिंदगी की आखिरी रात होगी। दावत के हॉल में वापस पहुंचते ही हमने देखा कि हम चारों तरफ से काले कपड़ों वाले नकाब पोशों से घिर चुके थे। जयदेव उन हथियारों के पीछे खड़े होकर कुटिलता से हंसे। आज की रात के बाद इस दुनिया में विराज नाम का कोई राजा नहीं बचेगा। विराज ने बिल्कुल शांत रहकर हाथ हिलाया। मैंने तुम्हारे लिए शकरकंद का सबसे बेहतरीन टुकड़ा बचाकर रखा है। मैं बेखौफ होकर उन हथियारों के घेरे के बीच से गुजरी और विराज के बगल में बैठकर शकरकंद चबाने लगी। महाराज, ये शकरकंद थोड़ा ठंडा हो गया है, इसे 0 स्टार रेटिंग मिलेगी। उसने मेरा मुंह पोंछते हुए कहा। कोई बात नहीं, मैं अभी थोड़ी देर में चाचा जी के सिर की आग से इसे तुम्हारे लिए दोबारा गर्म कर दूंगा। जयदेव आग बबूला हो गए और उन्होंने हमला करने का हुक्म दे दिया। तभी छत की कड़ियों से 12 गुप्त रक्षक अचानक नीचे कूदे। सुअर के मुखौटे वाले रक्षक ने दहाड़ लगाई, मालिक की रक्षा करो। पलक झपकते ही पूरा पासा पलट गया। जयदेव ने बचने के लिए एक धुआं छोड़ने वाला बम फेंका। बुरा हुआ, मुख्य विद्रोही भाग रहा है, लेकिन भागते हुए उनका पैर ठीक उसी तरबूज के छिलके पर पड़ गया जिसे मैंने अभी अभी खाकर एक तरफ फेंका था। सर्वशक्तिमान राज संरक्षक चाचा बुरी तरह फिसले। उनका सिर सीधे चौखट से टकराया और वे वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। विराज ने मेरी तरफ देखा और ठहाका लगाकर हंस पड़ा। मेरी रानी सचमुच एक चमत्कारी किस्मत वाली सितारा है। मैंने अपनी बहादुरी को छुपाते हुए सादगी से कहा, यह तो रोज की बात है। इसे कहते हैं आलसी इंसान की तरबूज छिलका तकनीक। विद्रोही चाचा के गिरने के बाद आखिरकार मुझे पूरे शाही खजाने की चाबियां मिल गईं। जब मैंने भारी दरवाजों को पूरे उत्साह के साथ खोला तो मेरे होश ही उड़ गए। उस विशाल खाली हॉल में सिर्फ चूहे दौड़ रहे थे। वहां तांबे का एक सिक्का तक मौजूद नहीं था। मेज पर विराज की छोड़ी हुई एक चिट्ठी रखी थी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं गरीब हूं। अब से मैं अपनी रानी के बजट बनाने के हुनर पर ही निर्भर हूं। मैं जमीन पर गिर पड़ी और पूरी ताकत से दहाड़ी, नहीं, तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो। मुझे मेरा यह प्रमोशन वापस करना है।